हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12 होम साइंस की। चैप्टर नंबर 7 हमारा ये है बच्चों, युवाओं और वृद्ध जनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 हमारा ये है। इससे पहले 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जो क्लास 12 टीएसपी न्यू ग्रुप नाम से है। पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है ना, वेबसाइट जरूर विजिट करें eklavyastudypoint.com नाम से। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज थ्योरी, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पहले से प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सेवाओं, संस्थाओं और कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों है? तो जो भी भाई बच्चे होते हैं या युवा होते हैं या वृद्धजन होते हैं, उनके लिए सेवाओं, संस्थाओं और कार्यक्रमों का क्या महत्व है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, परिवार जो होता है, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। हर परिवार को अपने सभी सदस्यों, ठीक है ना, तो सदस्य क्या होते हैं? या तो बच्चे होंगे, युवा होंगे, वृद्ध होंगे, इनकी जरूरतों का ध्यान रखना होता है। तो एक परिवार क्या करता है? परिवार के जो भी सदस्य लोग होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं परिवार चलाने में। ठीक है, तो जैसे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, युवा बनते हैं और उसके बाद फिर वो वृद्ध भी हो जाते हैं। तो वृद्ध जो होते हैं वो ज्यादा अनुभवी होते हैं। ठीक है, तो वो अपने युवाओं को बताते हैं कि भाई किस तरह से बेहतर जीवन जिया जा सकता है, किस तरह से वो समाज में रहेंगे, किस तरह से वो अपना आर्थिक विकास करेंगे, किस तरह से वो समाज का विकास करेंगे। तो ये सारा जो दायित्व होता है उन युवाओं का होता है। इसके लिए इनको भी ट्रेन करना जरूरी होता है। ठीक है, बच्चे होते हैं तो बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, तो शुरुआत से ही इनको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारा काम कौन करता है? जो भी दायित्व होते हैं समाज में, वो सारे दायित्वों का पालन जो करते हैं लोग, वो परिवार से ही सीखते हैं। जैसे बच्चों को शिक्षा चाहिए, तो भाई एक परिवार के अंदर बच्चे को क्या चाहिए? भाई शिक्षा चाहिए। युवाओं को क्या चाहिए? भाई नौकरी के लिए प्रशिक्षण चाहिए। और बुजुर्गों को स्वास्थ्य देखभाल और सहारा चाहिए। ठीक है, तो बच्चे, युवा और वृद्ध क्या होते हैं? सबकी अलग अलग स्टेज होती हैं और सबके अलग अलग काम होते हैं। तो इन सब जो भी काम होते हैं, इन सब कामों के लिए क्या होती हैं? कोई ना कोई सेवाएं या संस्थाएं का या कोई ना कोई कार्यक्रम चलता है जिसमें भाग लेकर ये सारी जो चीजें हैं वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। सेवाएं और संस्थाएं मदद करती हैं, तो कैसे मदद करती हैं सेवाएं और संस्थाएं? तो समाज में जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अस्पताल हो गया, प्रशिक्षण केंद्र हो गए, मनोरंजन केंद्र हो गए, ठीक है, आदि बनाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा ये सारी क्या है? संस्थाएं तो ये हैं जो सबके लिए क्या करती हैं? काम करते हैं। तो अलग अलग एज ग्रुप के लिए जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कहाँ मिलता है? इन्हीं संस्थाओं में मिलता है। ये सेवाएं सभी उम्र के लोगों की जरूरतें पूरी करती हैं। तो भाई ये संस्थाएं जो हैं सभी की जरूरतों को पूरा करती हैं। अगर बच्चा है तो स्कूल है उसके लिए, बड़ा है, युवा है तो कॉलेज है, और बुजुर्ग है तो अस्पताल है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो बच्चों के भविष्य से जुड़ी होती हैं। या अगर कोई बुजुर्ग है तो उसको अस्पताल में जो भी उसकी बीमारियां उसका इलाज करती हैं। तो ये संस्थाएं जो होती हैं वो जरूरी हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है? इससे परिवार पर बोझ कम होता है और हर सदस्य को समय पर मदद मिल जाती है। तो भाई इससे क्या होता है भाई कि एक परिवार जो है वो क्या करता है? यहाँ से सारी सहायता लेता है, तो उसकी जो भी समस्याएं, वो समस्याएं ये जो संस्थाएं हैं वो हल कर देती हैं। और जो वहाँ परिवार के सदस्य होते हैं उनका बोझ भी क्या होता है? इससे कम होता है। हर परिवार की जरूरतें और हालात अलग हो सकते हैं। तो भाई हर परिवार की जरूरतें और हालात अलग होते हैं। किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, किसी के पास समय नहीं होता। ठीक है, तो भाई किसी के पास पैसे नहीं है, तो ये जो संस्थाएं हैं वो सरकारी भी होती हैं, तो वो वहां पर उसका फायदा उठा सकते हैं। जिनके पास भाई पैसा तो है पर समय नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? भाई ऐसी संस्थाओं में जा सकते हैं जहाँ पैसा देकर वो अपनी जो भी जरूरतें उनको पूरा कर सकते हैं। तो कई परिवार अकेले बच्चे या बुजुर्गों की देखभाल नहीं कर सकते। तो कई जगह आप समस्या देखते हो कि भाई एक अकेला कमाने वाला है तो वो बच्चे और बुजुर्गों की देखभाल नहीं कर सकता, तो भी इन संस्थानों की जरूरत पड़ती है। इसलिए समाज को ऐसी संस्थाएं बनानी चाहिए जो सभी को समान सेवाएं, खासकर कमजोर, बीमार और वृद्ध लोगों को हो। तो इसीलिए समाज में ऐसी संस्थाएं बनाई हैं या ऐसी संस्थाएं बनाई जाती हैं जिससे लोगों का क्या हो सके? भला हो सके। असुरक्षा और समस्याओं से बचाव होता है ऐसी संस्थाओं में। तो कई बार बच्चे, युवा या बुजुर्ग हिंसा, उपेक्षा या बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं। यदि समय पर उन्हें सही सेवा, सलाह या सहायता ना मिले तो उनका विकास जो है वो रुक सकता है। ठीक है, तो इसीलिए संस्थाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं कि जो भी समस्याएं हैं, युवा की हो, बुजुर्गों की हो या बच्चों की हो, तो ये संस्थाएं क्या करती हैं? उसमें सहायता करती हैं ताकि वो सही से अपना विकास कर सकें। सेवाएं क्या करती है भाई? उन्हें सुरक्षा देती हैं और उनका जीवन आसान बनाती है। तो ये संस्थाएं क्या करती है भाई? उनके लिए जो रहन सहन है,
और जो उनको समस्याएं, उन समस्याओं का क्या होता है यहाँ पर निदान होता है और वो एक अच्छा और आसान जीवन जी सकते हैं। हमारे देश में सहायक सेवाओं की पहुंच में कौन कौन सी बाधाएं हैं, उनके क्या कारण हैं? तो एक देश के अंदर या हमारे देश के अंदर अगर देखें तो सहायक सेवाओं में क्या क्या समस्याएं यानी क्या बाधाएं आपको देखने को मिलती है, ये समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं भाई क्या है सहायक सेवाएं। तो जैसा हमने देखा, सहायक सेवाएं जैसे अस्पताल हो गया, पोषण, शिक्षा, सुरक्षित प्रसव, महिला बाल विकास योजनाएं आदि, तो ये सारी क्या होती है सहायक सेवाएं। अस्पताल मरीज के लिए, ठीक है ना, बच्चों के लिए पोषण आपने देखा होगा, और शिक्षा का जो प्रबंध किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। सुरक्षित प्रसव यानी कोई महिला है उसको अच्छे से जो प्रसव कराया जा सके, ठीक है, उसको सारी सुविधा दी जाती है, मेडिकल सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है ना। और बच्चों और महिला और बाल विकास के लिए बहुत सारे जो है कार्यक्रम ये संस्थाएं जो है वो करती हैं। ये सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन कई बाधाएं इनकी पहुंच को रोक देती हैं। तो भाई जरूरी है कि ये सारी सुविधाएं लोगों को मिले क्योंकि बेसिक सुविधाएं हैं, लेकिन कई बार आप देखते हैं भाई कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं जो ये सहायक सेवाएं जो हैं कई लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी बाधाएं ये समझते हैं। तो देखिए सबसे पहली समस्या है गरीबी, ठीक है ना, सबसे बड़ी बाधा है। भारत में बहुत से लोग गरीब हैं। 2011-12 में लगभग 29.5% लोग गरीबी रेखा से नीचे आते थे। यानी भाई अगर देखा जाए तो देश के अंदर 29.5% लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे आते थे। और गरीबी रेखा के नीचे कौन से लोग होते हैं? जिनको बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती हैं। गरीब लोगों तक सरकारी सेवाएं और योजनाएं नहीं पहुंच पाती। तो सबसे बड़ी समस्या है भाई कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो भी सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं, जो भी सेवाएं होती हैं, वो उनके पास पहुंच ही नहीं पाती है। वे इलाज, पढ़ाई, पोषण जैसी चीजें भी नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो ये लोग भाई गरीब हैं, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो जैसे पढ़ाई हो गई या इलाज हो गया या पोषण जैसी चीजें हैं इनको नहीं मिलती है। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए बहुत सारी नई सुविधाएं बनाई हैं, ठीक है, ताकि जो गरीब लोग हैं जो इन सब चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए ऐसी संस्थाएं या कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि इनको भी वो सारी चीजें मिल सके, ठीक है। कम प्रशिक्षित जो दाइयां होती हैं उनसे प्रसव कराया जाता है, एक बड़ी समस्या है, क्योंकि भाई हमारे देश में आज भी ग्रामीण इलाके ज़्यादा हैं, अस्पतालों की पहुंच से बाहर हैं। तो वहां पर क्या होता है, जो प्रसव होता है, जब बच्चा होता है तो वो किसके द्वारा कराया जाता है? दाइयों के द्वारा कराया जाता है प्रसव, और उसमें भी बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। तो कई जगह जो प्रसव होता है, जो बच्चे का जन्म होता है अस्पताल में नहीं, घर पर दाइयां कराती हैं। दाइयां अक्सर सही प्रशिक्षित नहीं होता, उनके पास प्रशिक्षण अच्छा नहीं होता है, वो प्रशिक्षित नहीं होती हैं, जिससे माताओं की जान को खतरा हो सकता है, नवजात बच्चे की मृत्यु या बीमारी बढ़ सकती है। तो ये भी एक समस्या है कि भाई इस जो अस्पताल वगैरह नज़दीकी रूप में नहीं उपलब्ध होते हैं, तो इसलिए कुछ लोग गरीब होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, वो प्राइवेट अस्पताल वगैरह में नहीं जा पाते हैं। तो वहाँ पे जो भी ग्रामीण महिलाएं होती हैं जिन्हें दाइयाँ कहा जाता है, तो वो दाइयाँ क्या करती हैं भाई? प्रसव कराती हैं, जिसमें कई बार क्या होता है महिलाओं की जान चली जाती है, माताओं की जान चली जाती है, या कई बार जो बच्चा बच भी जाता है तो उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। तो ये समस्याएं हमें देखने को मिली। आयोडीन युक्त नमक की कमी है, एक समस्या हमें देखने को मिलती है। देश में आधे से भी कम परिवार सही आयोडीन वाला नमक नहीं खाते। इससे बच्चों की मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाते हैं। ये स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी कमी को दिखाता है, यानी लोगों के अंदर जागरूकता भी नहीं है। एक छोटी सी चीज है जो काफी नुकसान कर सकती है बच्चे को मानसिक और शारीरिक रूप से, इसका भी नियमित सेवन नहीं किया जाता, ठीक है ना, क्योंकि लोगों तक पहुंच नहीं है इन सब चीजों की। महिलाओं और लड़कियों से भेदभाव किया जाता है। कई परिवारों में लड़कियों को लड़कों से कम महत्व दिया जाता है, ठीक है ना, उनका खान पीन, पोषण, शिक्षा, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लड़कियों को कम खाना, कम पढ़ाई और कम देखभाल मिलती है, ठीक है। तो इनके साथ क्या किया जाता है भाई? भेदभाव किया जाता है। इनको खाने की अच्छा पौष्टिक आहार नहीं जाता, इनकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है, इनकी देखभाल नहीं की जाती। तो इन सारे जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है महिलाओं को भी, हमने कई क्षेत्रों में देखा है। तो नतीजा क्या होता है? लड़कियों की संख्या घटती है, कुपोषण और शिक्षा में ये पीछे रह जाती हैं, ठीक है। तो महिलाओं की संख्या आपने देखा होगा भाई, स्त्रीलिंग अनुपात बहुत कम है इसी के कारण से, क्योंकि महिलाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये सारी समस्या हमें देखने को मिलती है, जो ये बाधाएं हैं। कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। 5 साल से कम उम्र के लगभग 2/3 बच्चे कुपोषित हैं। कुपोषण का मतलब है शरीर को जरूरी पोषण ना मिल पाना। तो एक ये बड़ी समस्या आपको देखने को मिलती है। इससे बच्चे की पढ़ाई, विकास और भविष्य सब कुछ होता है प्रभावित होता है, क्योंकि अगर बच्चा अगर स्वस्थ नहीं है तो वो क्या पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे सकता, ठीक है ना, मानसिक रूप से वो सक्षम नहीं होगा। तो इन सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अब आता है संवेदनशील समूह, कि भाई संवेदनशील समूह कौन से हैं? तो 3 संवेदन समूह हम देखने को मिलते हैं। एक बच्चे होते हैं, एक युवा होते हैं और एक बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? संवेदनशील समूह कहा जाता है।
तो सबसे पहले समझेंगे हम संवेदनशील का क्या महत्व है, कि संवेदनशील क्या होता है। तो संवेदनशील का मतलब होता है ऐसे लोग जिन पर मुश्किल हालात जैसे गरीबी, बीमारी, उपेक्षा का बुरा जो असर होता है वो जल्दी और गहराई से पड़ता है। ठीक है, तो भाई ऐसे संवेदनशील लोग हैं जिनको भाई बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे गरीबी हो गई, बीमारी हो गई, उपेक्षा हो गई। तो जिन पे इन चीजों का खतरा ज्यादा रहता है उन्हें क्या कहा जाता है, संवेदनशील कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें तीन आते हैं, आपने देखा ही, बच्चे होते हैं, युवा विशेष परिस्थितियों में, या बुजुर्ग लोग। तो ये जो होते हैं संवेदनशील ज्यादा होते हैं। बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। तो देखिए, तेज विकास का समय होता है बचपन, वह समय होता है जब बच्चा बहुत तेजी से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से बढ़ता है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वो नई नई चीजें सीखता है, उसका विकास जो होता है वो शुरुआती सालों में बहुत तेजी से होता है। अगर किसी एक चीज में रुकावट आए तो पूरा विकास प्रभावित हो सकता है। यानी अगर वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है तो भी उसका विकास रुक जाएगा। ठीक है, मानसिक रूप से सक्षम नहीं होगा तो भी, ठीक है ना, भावनात्मक रूप में भी अगर उसके ऊपर प्रेशर है तो भी वो, और समाज में उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया है तो वो बच्चा कभी भी अपना विकास नहीं कर पाएगा। तो ये समस्याएं हमें देखने को मिलती है। इसलिए बच्चा जो होता है वो ज्यादा संवेदनशील होता है और उसको शुरू से ही इन सब चीजों से बचाना जरूरी होता है। पूरी देखभाल जरूरी होती है। बच्चों को अच्छा खाना, स्वास्थ्य सेवाएं, प्यार, सुरक्षा और प्रोत्साहन चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज ना मिले तो बच्चे के जीवन पर बुरा असर पड़ता है जो लंबे समय तक रह सकता है। ठीक है, तो अगर ये सारी जरूरती जो बेसिक चीजें हैं अगर बच्चों को नहीं मिलेगी तो बच्चों पे क्या होगा, उसका मानसिक और शारीरिक और सामाजिक असर पड़ेगा, और ये लंबे समय तक बच्चे के ऊपर इसका असर आपको देखने को मिलेगा, और बच्चा का जो मानसिक विकास होता है वो भी रुक जाता है, और वो जो होता है वो एक स्वस्थ अ, लोगों की तरह जो है वो आम जीवन नहीं जी पाता। कुछ बच्चे और ज्यादा संवेदनशील होते हैं, तो कुछ बच्चे जो होते हैं भाई वो कुछ ज्यादा ही संवेदनशील होते हैं। जैसे वो बच्चे जो गरीबी, बीमारी या अनाथ स्थिति में रहते हैं, इन बच्चों को ठीक से खाना, दवा, शिक्षा नहीं मिल पाती, तो ऐसे बच्चे ज्यादा खतरे में होते हैं। यानी जो बच्चे गरीब हैं, ठीक है, इनको स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीजों और ये पोषक तत्व, ये सारी चीजें नहीं मिल रही हैं, तो ये क्या होते हैं, और ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। ठीक है, और इनके विकास में जो होता है और ज्यादा खतरा दिखने लगता है। कठिन हालात में बच्चों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। ठीक है ना, तो जो भी, जैसे अगर बच्चों के लिए हालात जो कठिन है तो उस समय भी बच्चों को जो है एक विशेष देखभाल की जरूरत होती है। जो बच्चे बहुत मुश्किल परिस्थितियों में रहते हैं, जैसे सड़कों पर रहते हैं, कई बार देखा होगा आपने बच्चे जो सड़कों पे होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे करतब दिखाते हैं, भीख मांगते हैं, ये सारे मजदूरी करते हुए आप कई जगह देख सकते हैं, या कई बार हिंसा झेलते हुए भी देख सकते हैं। बच्चों को, छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, तो ये सारी चीजें आप देखते हैं। तो उन्हें क्या होता है, अतिरिक्त सुरक्षा और देखभाल की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि बेचारे पहले से डरे, सहमे और बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त होते हैं, तो इसलिए ऐसे बच्चों को जो है अतिरिक्त सुरक्षा, ठीक है ना, और अधिक देखभाल की जो होती है वो जरूरत पड़ती है। हमारे देश में बाल जनसंख्या के बड़े अनुपात की आवश्यकता पूरी क्यों नहीं हो पाती है। तो भाई हमारे यहाँ जो बाल जनसंख्या है, ठीक है, तो उनकी जो आवश्यकताएं आखिर क्यों पूरी नहीं हो पाती। हमारे यहाँ देखते हैं भाई बच्चों की जनसंख्याएं ज्यादा हैं लेकिन उनकी जो जरूरतें हैं उनको भी जो है पूरा नहीं किया जा पा रहा है। तो इसके कौन से कारण हैं। तो भारत में बच्चों की जरूरतें पूरी क्यों नहीं हो पाती, ये समझते हैं। हमारे देश में करोड़ों बच्चे हैं लेकिन कई जरूरी सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती। इसके कारण है कुपोषण। तो सबसे पहला कारण है भाई, बच्चा जो होता है वो कुपोषित होता है, एक अच्छा पोषण आहार नहीं मिल पाता, तो वो क्या होता है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। तो बहुत से 5 साल से छोटे बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या है भाई, अगर बच्चा को पोषण ही नहीं मिलेगा तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास तो वैसे ही नहीं हो पाएगा। तो ये समस्या झेलनी पड़ती है इनको। बिना घर के बच्चे होते हैं कई सारे, आपने देखा होगा, घर लगभग 30 लाख बच्चे सड़कों पर रहते हैं जिनके पास ना रहने की जगह होती है ना सुरक्षा। ऐसे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ना ही सही से खाना खा पाते हैं। तो भाई जो सड़क पे बच्चे रह रहे हैं, गरीब हैं, उनको खाने पीने की भी जो समस्याएं रहती हैं, तो वो स्कूल कहाँ से जाएंगे। तो ये सारी समस्याएं जो हैं बच्चों को क्या करती हैं, और ज़्यादा संवेदनशील बना देती हैं। विद्यालय पूर्व शिक्षा की कमी होती है। तो 3 साल की उम्र से बच्चे को पढ़ाई की शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक बच्चा ही औपचारिक शिक्षा में शामिल हो पाता है। अगर देखा जाए भाई तो 3 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए भाई, शुरुआत से ही चीज़ों को सिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि हो नहीं पाता, बहुत कम हो पाता है।
स्कूल जाने में कमी है। 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल जाना जरूरी है, लेकिन आधे से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो भाई 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य है, ठीक है ना। प्राइमरी जो भी शिक्षा होती है वो इसी टाइम दी जाती है। प्रारंभिक शिक्षा का यही समय होता है जहाँ बच्चा अच्छे से सीखता है, अपना मानसिक विकास करता है, शारीरिक विकास करता है, चीजों को समझता है। लेकिन हम देखते हैं भाई बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, या यूं कहें कि भाई आधे से ज्यादा जो बच्चे ऐसे हैं जो इन क्षेत्रों में जो स्कूल भी नहीं जा पाते, ठीक है। और जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं वो क्या है, और ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर समझ उतनी अच्छी विकसित नहीं हो पाती। स्कूल छोड़ने वाले बच्चे हैं, कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले बच्चों में से बहुत कम ही कक्षा 8 तक पहुंचते हैं। बाकी बच्चे बाकी जो बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, तो उनके कारण होते हैं भाई, कई गरीबी होते हैं, मजदूरी करने लग जाते हैं, या घर के काम के कारण जो होते हैं बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। तो ये भी एक जो है समस्या है, क्योंकि वो बच्चे क्या होते हैं और ज्यादा संवेदनशील आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों की असली संख्या और सुविधाएं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 17 करोड़ बच्चे काम करते हैं, लेकिन यूनिसेफ जैसे संगठनों के अनुसार 44 करोड़ बच्चों को सेवाओं की जरूरत हो सकती है। यानी जो बेसिक चीजें हैं हमारे यहाँ 44 करोड़ बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए अगर देखा जाए, अगर इनको सही से ये सेवाएं नहीं मिलेंगी तो इनका विकास जो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। और जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, देश का भविष्य होते हैं। तो उनके लिए अगर ये चीज नहीं करी जाएगी तो आने वाला जो भविष्य होगा वो भी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है। कौन से बच्चे संवेदनशील होते हैं, तो ज्यादा कौन से बच्चे संवेदनशील होंगे, तो ऐसे बच्चे जो शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हैं, यानी कुपोषित हैं, जो सही पोषण नहीं पाते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग विकलांग हो गए, ठीक है ना, या गुमशुदा हैं, या घर छोड़कर भाग जाने वाले प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बच्चे जो हैं, तो ये सारे जो होते हैं ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर कोई बच्चा विकलांग है भाई, वो खुद से कोई काम नहीं कर सकता, तो वो संवेदनशील है। कई बार बच्चे जो होते हैं वो गुम हो जाते हैं, ठीक है ना, कहीं बिछड़ जाते हैं अपने लोगों से, तो उनको भाई अपनी जो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। घर छोड़कर कई बच्चे देखा आपने भाग जाते हैं, ये भी संवेदनशील होते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते। कई बार कई जगहों पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, और प्राकृतिक आपदाओं के चलते जो बच्चे होते हैं वो बेघर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो समस्याओं से जो बच्चे जो बच्चे जूझ रहे हैं वो जो होते हैं ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अपराध या शोषण का शिकार बच्चे, ये भी संवेदनशील हो सकते हैं। कई बार देखा आपने बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार से पीड़ित होते हैं, ठीक है ना। या कई बार देखते हैं प्रत्यक्ष जिन्हें माता पिता ने छोड़ दिया होता है, जुर्म के आरोपी बच्चे, ठीक है ना, क्या करते हैं भाई, नशीली दवाओं की लत वाले बच्चे, ठीक है ना, कैदियों के बच्चे, अवैध व्यापार में फंसे हुए बच्चे, ठीक है ना, जैसे तस्करी वगैरह। तो ये बच्चे जो है आपको ज्यादा संवेदनशील देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कई बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, यौन दुर्व्यवहार होता है, तो इससे जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, अपराध और इन सब चीजों से में घिर जाते हैं, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है भाई, पीड़ित होते हैं कई बार, ठीक है ना, और जो परित्याग यानी क्या होता है, बच्चे को जो है माता पिता छोड़ देते हैं कहीं ले जाके, तो ये समस्याएं हैं, ठीक है। तो जुर्म के आरोपी बच्चे होते हैं बहुत सारे, तो आपने देखा होगा छोटे मोटे भाई बच्चे क्या होते हैं, चोरी वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे जो क्या होते हैं समस्याएं हैं इन बच्चों के लिए। कई बच्चे जो होते हैं वो कम उम्र में ही नशीली दवाओं का जो है सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा संवेदनशील होते हैं। समाज से कटे हुए या खुले में रहने वाले बच्चे, तो सड़क पर पलने वाले जो बच्चे, अनाथ हो गए जिनके माता पिता नहीं है, बाल श्रमिक जो छोटी उम्र में ही काम करने लग जाते हैं, तो ये बच्चे भी क्या होते हैं, ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जिन्हें कोई मजबूर करता है या मजबूरी में होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं भाई जो मजबूरी में ऐसे काम भी करने लग जाते हैं, तो वो भी संवेदनशील हैं। अवैध अनैतिक कार्यों के लिए प्रेरित किए गए बच्चे, ठीक है, जो गलत लोगों के हाथों में फंस जाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा बच्चों को लोग उठा ले जाते हैं, गलत धंधे में लगा देते हैं, काम में लगा देते हैं, तो वो बच्चे क्या हो जाते हैं और ज्यादा मजबूर हो जाते हैं इन सब चीजों को करने के लिए, और उनको बाद में बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। किशोर न्याय अधिनियम 2000 और 2015, तो भारत में इसीलिए बच्चों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, ठीक है ना, जिससे बच्चों का जो भी ये ऐसी गतिविधियों में जा रहे हैं तो उनसे दूर रखा जा सके। तो ये अधिनियम क्या है, यह अधिनियम लो उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो कानून का उल्लंघन करते हैं, जैसे अपराध करते हैं, जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है, जैसे अनाथ, लापता या असुरक्षित बच्चे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो भाई किसी ना किसी कारण से वो जुर्म वगैरह करने लग जाते हैं, तो इसीलिए इनके लिए कुछ अधिनियम बनाया गया है कि भाई इनको कैसे सुधारा जा सके। तो 2000 अधिनियम और 2015 के अधिनियम में क्या फर्क है ये समझते हैं हम सबसे पहले। तो 2000 का जो अधिनियम था भारत का पहला कानून था जो किशोरों की देखभाल और सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन 2015 का नया अधिनियम अब 2000 वाले अधिनियम की जगह ले चुका है।
2015 अधिनियम में और भी कड़े प्रावधान हैं और यह बाल अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार बनाए गए हैं। ठीक है, तो बच्चों के लिए जो भी क्या अधिकार हैं, ठीक है ना, क्या क्या बच्चों के लिए किया जाना चाहिए, तो ये सारी चीजों पर जो है कानून बनाए गए थे। ठीक है, और ये जो कानून बनाए गए वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मानकों पर बनाए गए हैं। ठीक है ना, जो हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशन है ना, जो चिल्ड्रन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है या उनके लिए जो भी नियम वगैरह बनाता है, तो उन सब चीजों के प्रावधान भी जो है 2015 में शामिल कर लिए गए। किन बच्चों के लिए बना है यह कानून? तो कानून तोड़ने वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं भाई संवेदनशील होते हैं, कई बार आपराधिक गतिविधियों में चले जाते हैं, तो इसलिए उनको सुधारने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ठीक है, तो बच्चे जैसे अपराधी होते हैं, कई बार आपने देखा चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं या अन्य अपराध करने वाले किशोर जो 18 से कम उम्र के होते हैं, तो इनके लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं भाई कि इनको सुधारा जा सके। देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चे, जैसे अनाथ, परित्यक्त या सड़क पर रहने वाले बच्चे, इनके लिए है। घर से भाग गए गुमशुदा बच्चे, बिना देखरेख या परिवार के जो बच्चे हैं, जिनके माता पिता उनके प्रति लापरवाह या हिंसक हैं, शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार, विकलांग या विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए, जो यौन शोषण, बाल मजदूरी या तस्करी का शिकार हैं, नशीली दवाओं की लत वाले या ड्रग व्यापार में फंसे हुए बच्चे, जिनके माता पिता जेल में हैं, जो सशस्त्र संघर्ष या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं। ठीक है, तो इन सारे बच्चों को क्या होता है भाई, महत्वपूर्ण तरीके से देखभाल और सुरक्षा की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे, इनको लिए भी बहुत सारे जो है बच्चों के लिए संस्थाएं बनाई हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, कैसे इन सारे बच्चों को जो है एक सही दिशा दी जा सके, ताकि ये क्या कर सके, अपना विकास कर सके और गलत चीजों में ना पड़े। इस अधिनियम के उद्देश्य क्या थे? तो इस अधिनियम का उद्देश्य भाई बच्चों के साथ सहानुभूति और सम्मान पूर्वक व्यवहार करना, हर बच्चे के साथ, उन्हें पुनर्वास और फिर से समाज में शामिल करने का प्रावधान। ठीक है, उनको रहने की जगह दी जाएगी और उनको समाज में कैसे रहना है, क्या करना है, वो सब सिखाया जाएगा। बाल अपराधियों के लिए भी बाल मित्र वत तरीका अपनाना, कि भाई अगर कोई बच्चा है बाल अपराधी, अगर उसने कोई गलत काम किया है तो उसको क्या करना, एक अच्छे ढंग से चीजों को सिखाना। ठीक है ना, मैनर सिखाना और सारी चीजें बताना भाई क्या सही है क्या गलत है, तो ये सारी चीजें सिखाना। बच्चों को सुरक्षित और योगी वातावरण देना, तो भाई ऐसा वातावरण देना जहां बच्चा खतरे का अनुभव ना करे, ठीक है ना, चीजों को अच्छे से सीख सके, तो ये सारी चीजें जो है दी जाती हैं, ऐसे वातावरण में इनको रखा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अधिनियम बनाए गए थे। किशोर न्याय अधिनियम 2015 क्या है? तो देखिए यह कानून क्यों लाया गया था? तो 2015 का नया अधिनियम इसलिए लाया गया क्योंकि कुछ किशोर जो 16 से 18 वर्ष के बहुत गंभीर अपराध करने लगे थे, जिन्हें जघन्य अपराध कहा जाता था। तो भाई कई बार क्या होता था, लगभग अगर देखा जाए तो 16 से 18 साल का जो बच्चा है वो चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने लग जाता है, और अच्छा बुरा क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, ये सब चीज़ें वो समझता है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसका जो इंटेंशन है वो सही नहीं है, तो वो भी, इसको भी क्या करना चाहिए, अपराध की शाखा के अंदर लाना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने कड़े नियम बनाए कि भाई बेशक से वो 16 से 18 साल का बच्चा है, लेकिन उसने भी अगर कोई अपने ऐसे मोटिव से जो काम किया है जो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, जो जघन्य अपराध यानी बहुत ज्यादा उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसको नहीं करना चाहिए। कई बार बच्चे भाई गलती में अपराध कर देते हैं, कई बार जानबूझकर करते हैं, और वो ऐसे क्राइम होते हैं जो माफी के काबिल नहीं होते। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे बच्चों के लिए क्या किया भाई, जो ऐसे यानी जो जघन्य अपराध कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए विशेष कानून बनाया गया। भाई इनको भी क्या किया जाएगा, जो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए सजा है तो वही सजा का प्रावधान इन बच्चों के लिए भी किया जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा नियम बनाया गया 2015 के एक्ट तक। 2015 अधिनियम की खास बात क्या रही, जब कोई किशोर 16 से 18 साल की उम्र बहुत गंभीर अपराध करता है, जैसे हत्या हो गई, बलात्कार हो गया, तो उस पर भी वयस्क अडल्ट की तरह ही मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये नियम बनाया गया कि भाई अगर वो 18 साल का हो गया और फिर भी वो ऐसी 18 साल से बेशक से कम का है, लेकिन वो अगर ऐसा अपराध कर रहा है जो बहुत बेकार है, ठीक है ना, वो उसे नहीं करना चाहिए, उसकी सोच समझ से वो चीज़ गलत होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो कर रहा है, तो उसको भी क्या किया गया भाई, उसको भी एडल्ट यानी जो एडल्ट है यानी जो वयस्कों के लिए जो कानून है वही उस पर भी लागू होंगे, ये तय किया गया। पहले 2000 वाले कानून में ऐसा नहीं हो सकता था, 18 साल से कम उम्र के किसी किशोर पर ऐसा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था, यानी वो कोई भी अगर ऐसा जघन्य अपराध करता है तो उस पर उसको सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन इसे बाद में 2015 में बदल दिया गया। गोद लेने की प्रक्रिया भी इसमें शामिल है, तो इस कानून में अब गोद लेने के नियम भी बताए गए हैं, माता पिता की योग्यता क्या होनी चाहिए और गोद लेने की प्रक्रिया कैसी होगी यह भी साफ किया गया है। ठीक है, अगर कोई माता पिता अगर बच्चे को गोद लेना चाहता है तो उसके लिए प्रक्रियाएं भी इसके अंदर बताई गई हैं कुछ बदलाव के साथ।
बच्चों के लिए संस्थागत कार्यक्रम और पहल, तो मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, देश में संवेदनशील और जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और विकास के लिए सरकार कई गैर सरकारी संगठन मिलकर विशेष सेवाएं और कार्यक्रम चलाते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को चीजें समझाई जा सके, बताई जा सके, उनके विकास के लिए काम किया जा सके। तो गवर्नमेंट और जो एनजीओ होते हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो क्या होते हैं, मिलकर इन बच्चों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं, ठीक है। जैसे सामाकेतिक बाल विकास सेवाएं, आईडीएएस कहा जाता है इसे। तो इसमें क्या होता है, पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित होता है, ठीक है। तो बच्चों का कैसे विकास किया जाए ये देखा जाता है, ठीक है। फिर आता है सेव और सोल यानी एसओएस बालगांव, जिन्हें कहा जाता है अनाथ या परित्यक्त बच्चे के लिए परिवार जैसा यहाँ पर माहौल दिया जाता है, ठीक है, कि भाई बच्चों को एक परिवार जैसा माहौल चाहिए ताकि वो अच्छे से अपना विकास कर सके। बाल गृह बनाए गए हैं, जरूरतमंद या कानून से संघर्ष करने वाले बच्चों को आश्रय, देखभाल और सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो बाल गृह होता है यहाँ पे, अगर बच्चे ने कोई कानूनी उल्लंघन किया है, कोई गलत काम किया है, तो उसको लाया जाता है यहाँ पर बाल गृह में, और उसको अच्छी शिक्षा दी जाती है, उसे समझाया जाता है, एक सुरक्षा माहौल दिया जाता है ताकि वो अपने जीवन को और बेहतर से जीना सीख सके। दत्तक ग्रहण, किसी बच्चे को बेटा या बेटी के रूप में अपने परिवार में लेने की कानूनी प्रक्रिया, ठीक है ना। तो इसके तहत बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, ठीक है ना, और ये सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि भाई अगर कोई बच्चे को, कोई बेटा या बेटी को गोद लेना चाहे तो वो ले सकता है, और एक कानूनी प्रक्रिया के तहत वो ले सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं कुछ सेवाएं और कार्यक्रम हैं जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं ताकि बच्चों को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके और वहां पर वो अच्छे से अपना विकास कर सकें। तो सबसे पहले समझते हैं हम सामाजिक बाल विकास सेवाएं क्या होती हैं, आईसीडीएस जिसे कहा जाता है। यह भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक विशाल कार्यक्रम है जिसके उद्देश्य है छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की देखभाल करना, ठीक है। तो एक विशेष कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या मिले भाई, अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा दी जाएगी उनको, ठीक है। तो बच्चों को क्या है, आंगनवाड़ी वगैरह जैसे बनाए जाते हैं, पूरक भोजन दिया जाएगा, ठीक है ना, उनकी वृद्धि की निगरानी रखी जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर देखा जाता है भाई बच्चों का टीकाकरण किया जाता है, ठीक है, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। तो टीकाकरण और विटामिन ए पूरकों को प्रदान करना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बच्चों को ये सारी चीजें देती है। 6 से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, जो गरीब परिवार के होते हैं, जिनकी क्षमता नहीं होती कि भाई वो बच्चों का खर्चा उठा सके, तो ऐसे जो है कार्यक्रम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं को, ठीक है ना, स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं दी जाती हैं, उनके पोषण के लिए बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा बताई जाती हैं, चीजें दी जाती हैं, ठीक है ना। स्वच्छता और शिक्षा पर जो है उनके ध्यान दिया जाता है, बताया जाता है उनको हर चीजों को। तो ये क्या है, आईसीडीएस के तहत ये गवर्नमेंट के जो कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, ठीक है ना, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए। सेवाएं कहाँ मिलती हैं, तो ये सभी सेवाएं आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाती हैं, ठीक है ना। तो आंगनवाड़ी एक ऐसा केंद्र है जहां छोटे बच्चों और माताओं की देखभाल की जाती है, ठीक है। तो समय समय पर महिलाओं को जो भी टीकाकरण की सुविधाएं दी जाती है, बच्चों को टीकाकरण की सुविधाएं दी जाती हैं, बच्चों की जो बेसिक चीजें होती हैं, जो प्राइमरी कुछ चीजें सिखानी होती हैं, वो सारे कार्यक्रम जो है आंगनवाड़ी में चलाए जाते हैं। उनके पोषण से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो सारी यहाँ पर देखी जाती हैं। ये कितना बड़ा कार्यक्रम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम है। अभी तक इससे 41 करोड़ से ज्यादा बच्चों को लाभ मिल चुका है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है ये देश के अंदर। दूसरा है सेव आवर सोल यानी बाल गांव। यहाँ बच्चों के लिए जो अनाथ बच्चे होते हैं, प्रत्यक्त बच्चे होते हैं जो छोड़ दिया जाता है माता पिता के, तो उनके लिए जो है गांव बनाया जाता है। ये एक स्वतंत्र और गैर सरकारी संगठन है, तो एनजीओ है, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलती है, गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ चलाए जाते हैं। इनका मकसद है अनाथ परित्यक्त जरूरतमंद बच्चों की देखभाल करना। ये बच्चों को परिवार जैसा माहौल देते हैं, ठीक है। तो एनजीओ होती हैं, गवर्नमेंट के संगठन नहीं होते, गैर सरकारी होती हैं, ठीक है। डोनेशन पे ये भी एक तरह से चलते हैं, लोग डोनेशन देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी अनाथ बच्चे होते हैं और जिन बच्चों को माता पिता के द्वारा त्याग दिया जाता है, उनको यहाँ पर रखा जाता है। तो उनकी सारी जो भी सुविधाएं हैं, चाहे उनको पढ़ाना हो गया, लिखाना हो गया, खाना हो गया, उन सब चीज़ों का देखभाल यहाँ पर बच्चों का किया जाता है और परिवार जैसा माहौल दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, ऐसे बच्चों को प्यार, सुरक्षा और देखभाल देना जो किसी कारणवश अपने असली परिवार के साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है। बच्चों को परिवार आधारित वातावरण में बड़ा करना होता है कि भाई एक परिवार के आधार पर बच्चों को बड़ा किया जाए ताकि वो अच्छे से चीजों को सीख सके। एसओएस घर में जीवन कैसा होता है, तो हर घर में एक माँ होती है जो 10-15 बच्चों की देखभाल करती है। पूरा घर एक परिवार की तरह होता है, ठीक है। बच्चे आपस में भाई बहन की तरह रहते हैं, उन्हें दोबारा प्यार, भरोसे और रिश्तों का जो होता है अनुभव होता है, ठीक है ना। पूरा एक पारिवारिक माहौल दिया जाता है यहाँ पर। बच्चों का विकास कैसे होता है,
बच्चे स्थायी पारिवारिक माहौल में बड़े होते हैं, उन्हें पढ़ाई, संस्कार, आत्मनिर्भरता की शिक्षा दी जाती है। जब वे बड़े होते हैं तो उन्हें स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर युवा बनने के लिए भी सहायता दी जाती है। ठीक है ना, बचपन में उनका ख्याल रखा जाता है, जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बहुत सारी चीजें इनको सिखाई जाती हैं। ठीक है, ताकि ये बड़े होकर चीजों को अच्छे से समझ सकें। समुदायों से जुड़ाव भी होता है। एसओएस परिवार के साथ साथ एक पूरा ग्राम समुदाय भी बनाते हैं। ये गांव स्थानीय समाज से जुड़े होते हैं, जिनसे बच्चों को एक सामाजिक वातावरण भी मिलता है। ठीक है ना, तो एक पूरा एक ग्राम समुदाय के अधीन होते हैं, ग्राम समुदाय के साथ रहते हैं, तो इससे बच्चों को एक समाज के बारे में भी जानकारियां मिलती हैं। तो लोग समाज से भी जुड़े होते हैं और समाज का वातावरण कैसा होता है ये सब चीज भी बच्चे यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है ना, तो एसओएस बाल गांव के 4 मार्गदर्शित सिद्धांत है। माँ, ग्राम, घर। ठीक है ना, माँ हो गया, भाई बहन हो गए, घर हो गया, ग्राम हो गया। ठीक है ना, तो ये जो 4 हैं इसके मेन मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो माँ क्या है, प्रत्येक बच्चे को माँ के रूप में एक देखभाल करने वाली महिला मिलती है जो उसकी देखभाल करती है। ठीक है, हर बच्चे को। घर बच्चों को एक सुरक्षित, स्थायी और प्यार भरा घर मिल जाता है। भाई बहन बच्चों को एक ही परिवार का अनुभव देने वाले, जिन्हें भाई बहनों के रूप में साथ रखा जाता है। यानी एक माँ के साथ कम से कम 15 बच्चे रहते हैं तो वो सारे क्या है, उसके भाई बहन है। ठीक है ना, एक घर भी मिल गया और एक माँ भी मिल गई। ग्राम समुदाय, तो बच्चों को एक सामाजिक परिवेश और समुदाय का अनुभव मिलता है जो सहयोग और विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो लोग क्या होते हैं, एक तरह से गांव की तरह ही रहते हैं पूरे उस बाल गांव के ग्राम के अंदर। ठीक है ना, और समाज का भी अनुभव होता है। ठीक है ना, समाज को भी सीखते हैं, घर परिवार के बारे में भी अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, भारत में पहला एसओएस बाल गांव कहाँ बनाया गया, कब और कहाँ से शुरू हुआ? तो भारत का पहला एसओएस जो बाल गांव था 1964 हरियाणा के फरीदाबाद में स्थापित किया गया था। आपदा के समय मदद, जब भी भारत में कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सुनामी या बड़ा हादसा होता है, तब एसओएस बाल गांव के बच्चे और संगठन तुरंत राहत कार्यों में मदद करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपदा आती है तो उस समय ये सारे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो संगठन है वो उनकी मदद करने भी जाते हैं। उदाहरण, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में जब यूनियन कार्बाइड से जहरीली गैस रिसी, तब एसओएस गांव ने तुरंत राहत और सहायता पहुंचाई थी। ठीक है, तो ये लोग प्राकृतिक आपदाओं में भी क्या करते हैं, साथ देते हैं। ठीक है ना, आईसीडीएस और एसओएस बालगांव के बीच क्या अंतर है, तो इनके बीच एक अंतर देख लेते हैं। तो देखिए, आईसीडीएस जो होता है हमारा, यह योजना 0 से 6 साल के छोटे बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं की देखभाल के लिए होता है। ठीक है ना, वहीं जब हम एसओएस की बात करते हैं, जो एसओएस गांव है, ये संस्था सिर्फ अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए काम करती है। ठीक है, तो इनका काम क्या है भाई, अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए काम करना है। इसे भारत सरकार ने शुरू किया था, तो ये भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। यह एक स्वतंत्र गैर सामाजिक संगठन है। तो इसे क्या चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाई जाती है। यह परिवार जैसा माहौल नहीं देते हैं, तो ये परिवार जैसा माहौल नहीं होता, एक क्षेत्र, कोई भी एक जगह होती है, उस जगह पर ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, और यह बच्चों को परिवार जैसा माहौल देती है, तो एक घर जैसा माहौल यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इनके बीच में डिफरेंस है। बाल गृह क्या होता है ये समझते हैं। चिल्ड्रन होम क्या है, बाल गृह वे घर होते हैं जिन्हें सरकार ने 3 से 18 साल के बच्चों के लिए स्थापित किया है। ये घर उन बच्चों के लिए होते हैं जो किसी कारणवश अपने घर परिवार में नहीं रह सकते हैं। तो बाल गृह कहाँ है भाई, ये है जो है 3 से 18 साल के बच्चों के लिए है, जिन बच्चों के पास घर नहीं है या किसी कारणवश उन्हें घर से बेघर कर दिया गया है, तो उनके लिए ये बाल गृह बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। किसके लिए बनाए जाते हैं घर, ऐसे बच्चे जो अनाथ या प्रत्यक्ष हैं, घरेलू हिंसा या कठिन परिस्थितियों का शिकार हैं, सड़क पर रहते हैं या खो गए हैं। ठीक है, कौन चलाता है बाल गृह, अधिकतर सरकार इन घरों को चलाती है, लेकिन कई बार सरकार गैर सरकारी संगठन एनजीओ के साथ भी मिलकर इन्हें चलाती है। ठीक है, तो सरकार भी चलाती है और एनजीओ के साथ मिलकर भी इनको चलाया जाता है। यहाँ पर प्रेक्षण गृह, विशेष गृह और किशोर बाल गृह में अंतर देखते हैं। तो 3 तरह के गृह होते हैं, हमने देखा, एक प्रेक्षण गृह होता है, एक विशेष गृह होता है और एक किशोर बाल गृह होता है। तो इनके में अंतर समझ लेते हैं, ये चीजें हैं क्या। तो देखिए, प्रेक्षण गृह क्या है, तो प्रेक्षण जो गृह होता है ये उन बच्चों को रखा जाता है जिनका माता पिता का पता नहीं होता और जिनके पारिवारिक हालात का पता लगाया जा रहा होता है। ठीक है ना, तो प्रेक्षण गृह है यानी जिन बच्चों का माता पिता का पता नहीं है, पता लगाया जा रहा है, हो सकता है भाई मिल जाए तो उनको टेक ओवर दे दिया जाए। ठीक है, दूसरा आता है विशेष गृह। ये क्या है, यह उन बच्चों को रखा जाता है जिन्होंने कोई कानून तोड़ा हो और जिनकी
उम्र 18 साल से कम हो। ठीक है, तो विशेष गृह क्या है, अगर कोई बच्चा कानून तोड़ता है तो उसको यहाँ पर रखा जाता है। फिर किशोर और बाल गृह क्या है, यहाँ ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिनके माता पिता नहीं मिलते, या जो अनाथ हैं, या जिनके माता पिता बीमार या मर चुके हैं, या जिन बच्चों को उनके माता पिता वापस नहीं लेना चाहते। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका विशेष जो होता है वो बाल गृह जो होता है उसे कहा जाता है। ठीक है, तो 3 तरह के गृह हमने समझे यहाँ पर। फिर आता है गोद लेना। गोद लेने का मतलब क्या है, देखिए गोद लेना एक कानूनी प्रक्रिया है। इसके जरिए कोई व्यक्ति किसी ऐसे बच्चे का माता पिता बन सकता है जिसके पास कोई रक्त संबंध नहीं होता। ठीक है, तो कई बार जो बच्चे अनाथ होते हैं और जिन परिवारों के पास बच्चे नहीं होते वो बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, ऐसी जगह पर जाके बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले सकते हैं, जहां पर बच्चों को रखा जाता है। यह बच्चा कानूनी रूप से उनका अपना बच्चा माना जाता है, यानी उन माता पिता का जो होता है कानूनी रूप से बच्चा माना जाता है। तो इसकी पूरी एक कानूनी प्रक्रिया होती है। तो कानूनी रूप से क्या होता है, बच्चे को गोद ले लिया जाता है और वो जो बच्चा होता है वो किसका माना जाता है, वो माता पिता का हो जाता है। ठीक है, भारत में गोद लेने की परंपरा क्या है, तो भारत में गोद लेने की परंपरा बहुत पुरानी है। अब इसे कानूनी और संस्थागत रूप दे दिया गया है ताकि बच्चा सुरक्षित और सही परिवार में जाए। ठीक है, तो गोद लेने की भाई कुछ कानूनी प्रक्रिया रखी गई है ताकि जो बच्चा है वो सही हाथों में जाए, इसलिए बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है जो भी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। तो सरकार और संगठन क्या करते हैं, सरकार और राज्य सरकारें गोद लेने की प्रक्रिया के लिए नीतियां, नियम और सहायता देती है। तो भाई राज्य सरकार जो है वो सरकारें जो होती हैं वो नियम बनाती हैं कि भाई ये नियम है, इस नियम के तहत ही कोई बच्चे को गोद ले सकता है। तो इनका काम क्या भाई, सरकार का या संगठन का वो नियम बनाते हैं। गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ हैं, गोद लेने की पूरी प्रक्रिया को अपनाने में परिवारों की मदद करते हैं, जैसे दस्तावेज हो गया, परामर्श हो गया, वितरण प्रणाली प्रदान करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर भाई ये एनजीओ का काम क्या होता है, ये वही करते हैं भाई जिन परिवारों को बच्चों की जरूरत होती है, जिनके पास बच्चे नहीं होते, तो ये संगठन जो होते हैं वो क्या मदद करते हैं बच्चों की गोद लेने में, कि भाई आप बच्चों को गोद ले। तो उसके लिए क्या करते हैं, पूरी मदद करते हैं, दस्तावेज वगैरह तैयार करना, परामर्श वगैरह देना, ताकि एक अनाथ बच्चे को जो है वो घर मिल जाए। ठीक है ना। फिर आता है आपका क्रिंच या CARA, सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसर्च अथॉरिटी। ये भारत सरकार का एक केंद्रीय संगठन है। इसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर की गई है। तो यह संस्था क्या सुनिश्चित करती है कि बच्चा सही परिवार को मिले, माता पिता को कानूनी और नैतिक जानकारी दी जाए और प्रक्रिया पारदर्शी, सुरक्षित और बच्चे के हित में हो। ठीक है, तो अगर कोई भी माता पिता बच्चे को गोद ले रहा है तो उसकी पारिवारिक स्थिति देखी जाए, उसको सलाह दी जाए कि भाई बच्चे को लेते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है, बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है, बच्चे को कैसे रखना है, तो ये सारी जो चीजें हैं बताई जाती हैं उनको। अब आता है अगला टॉपिक हमारा युवा। युवा कौन है, आयु के आधार पर परिभाषा। तो आयु के आधार पर देखें अगर युवा, तो नई राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार 15 से 29 वर्ष के व्यक्ति को युवा कहा जाता है। ठीक है, जो भी बच्चे की जिनकी भी एज 15 से 29 साल है तो उन्हें क्या कहा जाएगा, युवा कहा जाएगा। 13 से 19 वर्षों के व्यक्ति जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, किशोर। तो 13 से 19 वर्ष के जो भी व्यक्ति हो गए या जो भी बच्चे हो गए या बच्चियां हो गई, वो सारी क्या होती हैं, किशोर कही जाती हैं। युवावस्था क्या है, युवावस्था वह समय है जब कोई व्यक्ति वयस्क बनने की तैयारी करता है। यह समय 2 मुख्य भूमिकाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले भाई आजीविका का कमाना, यानी जब बच्चा युवावस्था में आता है तो सबसे पहली चीज उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है कि भाई अब उसे क्या करना होता है, आजीविका कमाना होता है, यानी जॉब या काम शुरू करना होता है। विवाह करके पारिवारिक जीवन शुरू करना होता है। ठीक है, तो ये जो 2 महत्वपूर्ण चीज होती है कि युवा के लिए, ये स्टेज जो होती है। युवाओं की भूमिका और विकास, देश की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि हम युवाओं को कैसे शिक्षित, प्रशिक्षित और सक्षम बनाते हैं। ठीक है, तो देश की प्रगति भाई इसी पे डिपेंड करती है। अगर आप एक देश युवा जनसंख्या का है और वो अच्छी आर्थिक गतिविधियां कर रहा है तो उस देश को जो है और ज्यादा अच्छा आर्थिक विकास मिल सकता है। तो इसलिए क्या किया जाता है भाई, युवाओं को क्या दिया जाता है भाई, शिक्षा दी जाती है और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। जब युवाओं को सही संसाधन, शिक्षा और अवसर दिए जाते हैं तो वो देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। ठीक है, अगर युवा का जो ध्यान सही जगह लग रहा है भाई, वो अच्छी चीजें सीख रहा है, ठीक ना, शिक्षा के उसको अच्छे अवसर मिल रहे हैं, ठीक है, वो सही रास्ते पे चल रहा है, तो वो देश के आर्थिक विकास को भी क्या करता है, आगे लेकर जाता है। संवेदनशील युवा कौन होते हैं, तो देखिए ग्रामीण और जनजातीय युवा जो होते हैं उन्हें संवेदनशील कहा जा सकता है। जो पिछड़े इलाकों में रहते हैं उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं नहीं मिल पाती। ठीक है, तो ये क्या है भाई, संवेदनशील है, क्योंकि जो बेसिक जरूरतें हैं किसी के भी आर्थिक विकास के लिए अगर वो नहीं मिल रही तो बच्चा क्या है, वो संवेदनशील ही तो है।
विद्यालय छोड़ चुके युवा जो किसी कारण से स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, उन्हें आगे पढ़ाई या काम के अवसर नहीं मिल पाते, ठीक है, मुश्किल हो जाता है उनके लिए, तो वो भी क्या भाई संवेदनशील ही है। किशोरियां जो सामाजिक भेदभाव, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, शिक्षा से वंचित होती हैं, इन्हें विशेष सुरक्षा और क्या सहयोग की जरूरत होती है। तो खासकर किशोरियां जो होती हैं वो ज़्यादा संवेदनशील होती हैं इस एज के अंदर, क्योंकि भाई उनके साथ सामाजिक भेदभाव किया जाता है, समाज में उनको वो दर्जा नहीं दिया जाता, जल्दी शादी कर दी जाती है, कई बार बेचारी घरेलू हिंसा का भी शिकार होते हैं, ठीक है ना, शिक्षा से उनको वंचित किया जाता है। तो किशोरियां जो होती हैं वो ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। अपंगता या दिव्यांग वाले युवा जिन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से कोई परेशानी हो, इन्हें बराबरी का अवसर और विशेष सहारा चाहिए, ठीक है ना। जो भाई विकलांग होते हैं, वो जो एक स्वस्थ व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, तो ऐसे भी बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं, ठीक है। अवैध धंधों के शिकार युवा जो तस्करी, नशा, बाल मजदूरी या अन्य गलत गतिविधियों में फंस जाते हैं, इनका जीवन खतरे में होता है, तो ये भी संवेदनशील है। सड़क पर रहने वाले बच्चे जो हैं, जिनके पास घर नहीं होता, ऐसे बच्चे युवा बहुत असुरक्षित हो जाते हैं, ठीक है। अनाथ या विशेष कठिन परिस्थितियों में वाले युवा होते हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं या जो घरेलू हिंसा, आपदा या युद्ध से प्रभावित हैं, इन्हें सामाजिक, मानसिक और आर्थिक मदद की खास जरूरत होती है, ठीक है ना भाई। जो अनाथ हैं या विशेष ऐसी परिस्थितियों में रह रहे हैं जो बहुत ज्यादा दयनीय हैं, तो वो क्या होते हैं और ज्यादा संवेदनशील होते हैं। युवा क्यों संवेदनशील होते हैं? तो भाई देखिए, युवा तभी संवेदनशील होगा जब शारीरिक और मानसिक बदलाव उसका जो है वो सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो शारीरिक और मानसिक बदलाव का समय, युवावस्था में शरीर और मन में कई जैविक परिवर्तन होते हैं। युवा इन बदलावों को समझने और स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। तो भाई जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, युवावस्था में आता है, तो उसके शरीर में और मन में बहुत सारे जो होते हैं जैविक परिवर्तन आते हैं, ठीक है। अगर वो उन बदलावों को समझ जाता है तो सही है, और तो वो सही कदम उठाता है तो सही नतीजा मिलता है उसको, अच्छा विकास कर पाता है अपना। लेकिन अगर वो गलत रास्ते पे चला जाता है तो उसमें भी क्या होती है, उसको समस्याएं होती हैं। और कई बार जो बच्चा होता है कई चीज़ों को समझ नहीं पाता, ठीक है ना, और नासमझी में भी कई बार कई गलत फैसले ले लेता है। तो इसलिए जो है इस समय कहा जाता है कि ये जो उम्र होती है भाई वो ज़्यादा संवेदनशील होती है। तो बच्चों को जो है, युवाओं को है, चीज़ों को समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। इससे उनके सेहत और आत्म परिचय पर असर पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है भाई, इस टाइम जो युवा होते हैं उनको बदलावों को भाई समझना सिखाना जरूरी है, उनको समझ आए, वो चीज़ों को सीखें अच्छे से, ठीक है ना। और अपनी सेहत का और जो भी अपनी आइडेंटिटी है उनको सही से बना के रखें, ठीक है, उनको जो एक पहचान दें। तो ये चीज़ भी जरूरी हो जाती है युवाओं के अंदर, ठीक है ना। तो शारीरिक और मानसिक बदलाव का समय होता है, तो इस समय जो होता है युवा ज़्यादा संवेदनशील होता है, तो उसको समझने की ज़्यादा जरूरत है। साथियों का दबाव, युवा अक्सर अपने दोस्त या साथियों से प्रभावित होते हैं। सबसे अच्छा दिखना, सफल होना या स्वीकार किया जाना, ये दबाव उन्हें मानसिक रूप से भी कई बार भाई कमजोर कर देते हैं। जो युवा एज होती है, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, उसकी समझ विकसित हो रही होती है, तो वो एक दूसरे से कंपेयर करता है, और उसमें अगर अपने आप को कम समझता है तो कई बार वो डिप्रेशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का भी शिकार हो जाता है या गलत रास्ते पर भी चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो समय होता है युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील टाइम होता है, ठीक है। तो ये हो सकता है भाई वो मानसिक रूप से कमजोर भी हो जाए, क्योंकि दूसरों को कंपेयर करेगा और अपने को कम पाएगा, तो कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे, मानसिक रूप से कमजोर भी हो जाते हैं। परिवार और समाज का समर्थन ना मिलना, तो यदि किशोरों को परिवार या समाज से सकारात्मक सहयोग और मार्गदर्शन ना मिले तो वे गलत राह पर भी पड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे शराब हो गया, नशे या अपराध की ओर झुकाव, तो भाई कई बार परिवार या समाज से उन्हें उपेक्षाएं मिलती हैं, तो वो नाराज हो जाते हैं और गलत रास्तों पर चल जाते हैं, नशा वगैरह करना, शराब वगैरह का सहारा लेना, या आपराधिक गतिविधियां भी कई बार करने लग जाते हैं। तो ये चीजें भी युवाओं में देखने को मिलती है। तो इसलिए ही भी कह सकते हैं भाई युवा जो होते हैं उनको संभाल के रखना जरूरी होता है, संभल के रहना जरूरी होता है। यौन और जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं। युवाओं को इस उम्र में यौन और प्रजनन से जुड़ी जानकारी और स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है। तो भाई इस टाइम बच्चे में शारीरिक रूप से बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारी उनको जानकारियां मिलती हैं, और उस समय भी जो है उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर वो ढंग से चीज़ों को ना समझे तो उनके स्वास्थ्य पे भी जोखिम हो सकता है, ठीक है, अगर वो चीज़ों को नहीं समझेंगे। बहुत से युवाओं को इन विषयों पर सही जानकारी नहीं होती, जिससे वे गलत निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। तो भाई जब शारीरिक परिवर्तन आता है, ठीक है ना, बहुत सारी नई चीजें होती हैं जो बच्चों को बतानी होती है, अगर उनको सही सही जानकारी ना मिले तो उसका गलत प्रभाव भी बच्चे के ऊपर पड़ सकता है, ठीक है। युवाओं की प्रमुख आवश्यकताएं क्या हैं? तो देखिए, युवाओं की आवश्यकताएं होती हैं सुरक्षित और स्वच्छ आवास, रहने की जगह, स्वस्थ वातावरण मिले, अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिले, ठीक है,
उचित शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, लाभकारी और आगे बढ़ने वाले रोजगार के अवसर मिलने चाहिए उन्हें। ठीक है, समझ में आया? यानी कि कह सकते हैं भाई सुरक्षित और अच्छा माहौल मिलेगा तो क्या होगा, बच्चा ज्यादा अपने आप को सुरक्षित और अच्छा महसूस करेगा, तो वो ज्यादा अच्छे काम कर सकता है। ठीक है, अगर उसे अच्छा कौशल और प्रशिक्षण मिल जाएगा तो वो आराम से क्या कर सकता है भाई, उसको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, वो अपनी आर्थिक गतिविधियों के द्वारा अपना जो समाज का या परिवार का जो है आर्थिक स्थिति को सुधार लेगा। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है नीति निर्धारण में भाग ले, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक फैसलों में अपनी बात रख सके। ठीक है, तो युवा ऐसा होना चाहिए भाई जो समाज को भी समझे। ठीक है ना, और जो भी नीति निर्धारण है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो इन सब चीजों की भी समझ होना जरूरी है। हर प्रकार के शोषण और भेदभाव से सुरक्षा, कानूनी और सामाजिक संरक्षण, तो जो भी युवा है भाई उसको शोषण से बचाना जरूरी है, भेदभाव कम करना, सुरक्षा और कानूनी माहौल एक जैसा उसको देना जरूरी है, सामाजिक संरक्षण भी जरूरी है, खेल और शारीरिक शिक्षा के अवसर, मनोरंजन और रचनात्मक गतिविधि, तो भाई उनको हर एक माहौल देना चाहिए, शिक्षा का देना चाहिए भाई, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उनका खेलने का माहौल होना चाहिए, कोई भी आर्थिक गतिविधि करने का माहौल देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी क्या है बच्चों की जो युवाओं की आवश्यकताएं, इनको पूरा करना जो है बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा है भारत में युवाओं के लिए कार्यक्रम। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम है। यह एक केंद्रीय सरकारी योजना है जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, तो युवाओं के लिए जो कार्यक्रम मिलते हैं और खेल मंत्रालय द्वारा इसको चलाया जाता है। कौन भाग ले सकता है इसमें? स्कूल के छात्र लेते हैं जो 11वीं से 12वीं कक्षा के हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय या स्नातक या प्रस्नातक जो भी बच्चे होते हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। तकनीकी संस्थाओं के विद्यार्थी भी इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है इनका? युवाओं को समाज सेवा का अनुभव देना ताकि समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बन सके। तो भाई ठीक है, तो इसका काम क्या है? मेन इसका मोटिव है कि समाज सेवा करना, जिससे जो युवा हैं वो जान सके किस तरह से भाई समाज में लोगों की भलाई की जा सकती है और किस तरह से वो जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। तो ये जो इसका मेन मकसद है। एनएसएस के माध्यमों से युवा क्या कर सकते हैं? तो युवाओं को क्या कराया जाता है भाई? उनको बहुत सारे अभियानों में लेके जाया जाता है, जैसे सफाई अभियान, वृक्षारोपण, साक्षरता अभियान, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम। तो ये सब में क्या करते हैं? अपना योगदान देते हैं युवा। आपदा के समय राहत और पुनर्वास कार्यों में स्थानीय अधिकारियों की मदद करते हैं, यानी कहीं पर अगर आपदा वगैरह आई है या किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके बसाना है, तो वहां पर ये क्या करते हैं? अपनी जो भी योगदान है वो युवा जो है यहाँ पर जाकर देते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना जो एनएसएस के तहत छात्र किन किन कार्यों में भाग ले सकते हैं? कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास के जो भी कार्यक्रम है उसमें भाग लेते हैं, यानी जैसे सड़कों का निर्माण करवाया जाता है गवर्नमेंट की, मरम्मत कराई जाती है विद्यालयों की इमारत, तालाब या गांवों या सार्वजनिक स्थलों का जब निर्माण होता है तो ये लोग क्या करते हैं? वहां पर अपनी सेवा दे सकते हैं, यानी कार्य समाज की भौतिक जरूरतों को पूरा करने में क्या करते हैं? जो युवा होते हैं वो योगदान देते हैं। ठीक है ना, समाज कल्याण के काम करते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिक सुधार के कार्यक्रम में योगदान दे सकते हैं, जैसे वृक्षारोपण करवा सकते हैं, तालाबों में खरपतवार निकालना, गड्ढे खोदना, तो ये सारे जो काम होते हैं समाज सेवा से जुड़े ये लोग काम कर सकते हैं। तो ये गतिविधियां पर्यावरण की रक्षा और स्वच्छता बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, तो इन सब कार्यक्रमों में भाग लिए जाते हैं युवाओं के द्वारा ताकि उनको एक जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सके। स्वास्थ्य, सफाई और अन्य सामाजिक कार्यक्रम, ठीक है, इनमें भाग ले सकते हैं, जैसे परिवार कल्याण से संबंधित जो भी गवर्नमेंट के द्वारा नीतियां पॉलिसियां बनाई जाती हैं तो घर घर जाके ये लोग क्या करते हैं? उनको बता सकते हैं। ठीक है ना, बाल देखभाल हो गया, सामूहिक टीकाकरण हो गया, शिल्प, सिलाई, बुनाई, व्यावसायिक जो भी प्रशिक्षण हो गया, तो ये क्या करते हैं? युवा इनमें भाग लेते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं भाई कौन कौन सी चीजें करी जा सकती हैं, सरकार के द्वारा करी जा रही हैं, तो उन सब कार्यक्रमों में ये लोग भाग लेते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे ग्रामीण या जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के जो साधन मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर पहल करी जाती हैं युवाओं के द्वारा गांव क्षेत्रों में, तो वहाँ के जो लोग होते हैं, जरूरतमंद लोग होते हैं, उनको क्या है? तो स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाती हैं और कई बार उनको वहाँ पे रोजगार के भी जो अवसर क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना और नेहरू युवा केंद्र। ठीक है, तो नेहरू युवा केंद्र की जो स्थापना 1972 में हुई थी, उद्देश्य क्या था? ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाना, उनके व्यक्तिगत और कौशल विकास अवसर उपलब्ध कराना। तो मेन मकसद ये था भाई कि राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करना था, उनका व्यक्तिगत विकास करना था और उनके कौशल का विकास करना था, ताकि वो चीज़ों को जो है अच्छे से सीख सकें और अब स्वयं जो है अपना आर्थिक विकास कर सकें। नेहरू युवा केंद्र जो एक संगठन है उसकी स्थापना जो थी 1987 और 88 में हुई। तो इसका उद्देश्य क्या था? एक जो स्वायत्त शासी संस्थान है, यानी खुद से काम करता है। यह संस्था युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, और इसकी खास पहचान क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी जमीनी स्तर की स्वयं सेवी संस्था है मानी जाती है। यह देश के गांव-गांव तक फैली हुई और युवाओं को स्थानीय स्तर पर जोड़ती है। ठीक है, तो इस संस्था से बहुत
ज़्यादा स्तर पर जो है वो युवा जुड़े हुए हैं। इस संस्था का सिद्धांत क्या है? स्वच्छता, स्व सहायता, सामुदायिक भागीदारी। तो भाई स्वयं के अंदर इच्छा होनी चाहिए कोई काम करने की, ठीक है ना, अपनी सहायता खुद करना, ठीक है, दूसरों पे डिपेंड ना रहना और लोगों को लेकर चलना, ठीक है ना। तो ये इसका जो सिद्धांत है यह 13 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए है। तो इसमें जो है 13 से 35 के जो युवा हैं इसमें भाग ले सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन के प्रमुख कार्यक्रम क्या क्या चलाए जाते हैं? तो अच्छे नागरिक के मूल्य सिखाना, कि भाई इस संगठन में जो भी युवा भाग लेते हैं उनको सिखाया जाता है भाई कि अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्ष सोच को बढ़ावा देना होता है, व्यवहार को बढ़ाना होता है, संगठनात्मक व्यवहार को अपनाने में सहायता करना, कि भाई सबको लेकर चलना है। औपचारिक शिक्षा में सहायता करना, जैसे कौशल और व्यावसायिक शिक्षा, ताकि उनको प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो खुद क्या कर सके, अपने लिए रोजगार क्रिएट कर सके। नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर और समाज सेवा शिविर, युवाओं के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। तो भाई नेतृत्व सिखाना युवाओं को कि किस तरह से कोई काम करना है, उसमें शिविर लगाना होता है या कोई भी खेल कार्यक्रम वगैरह आयोजित करवाना, तो ये सारे काम वहाँ पे सिखाए जाते हैं। नाटक हो गया, संगीत, चित्रकला, नृत्य आदि कार्यक्रम, ये सारी जो युवाओं की जो प्रतिभाएं उनको एक मंच दिया जाता है, ठीक है ना। और मनोरंजन आधारित जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर सिखाई जाती हैं, ठीक है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। गांव गांव में युवा क्लबों की स्थापना करना, इन क्लबों के माध्यम से जो स्थानीय समस्याओं का समाधान और युवा भागीदारी को बढ़ाना देना, ठीक है। तो क्लब बनाए जाते हैं जिससे युवा एक जगह इकट्ठा हो सकें, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उसको सबके सामने रख सकें, फिर उस पर विचार किया जा सके और उसको ठीक किया जा सके। विद्यालय नहीं जाने वाले युवाओं के लिए कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? भाई जो बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं तो उनके लिए इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य भाई जो इसमें भाग ले रहे हैं वो आत्मनिर्भर और उपयोगी बन सके, ठीक है। ये उपयोगी बनाना यानी खुद वो अपना काम कर सके, किसी पे डिपेंड ना रहे, अपने कामों में सक्षम होना, चाहे वो रोजगार कमा सके, किसी पे डिपेंड ना हो, समाज के लिए भी फायदेमंद बन सके, भाई खुद भी रोजगार क्रिएट करें और दूसरों को भी रोजगार दें। साक्षरता और गणितीय कौशल देना, तो यहाँ पे ये सिखाया जाता है भाई कि जिनके पास साक्षरता नहीं है, जो पढ़ लिख नहीं सकते, तो उनको बेसिक चीजें सिखाई जाए, ठीक है ना, थोड़ा लिखना पढ़ना सीख सके। गणित जैसी जो जरूरी चीजें हैं, आम लेन देन के लिए जरूरी चीजें होती हैं, ठीक है, उन सब चीजों को सिखाया जा सके ताकि उनकी समझ बढ़ सके और वो किसी पे डिपेंड ना हो, ठीक है, और सही से हिसाब वगैरह कर सके। तो इससे क्या होता है भाई, कार्य क्षमता बढ़ती है उनकी। जानकारी देना युवाओं की, किस तरह से उन्हें काम करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, ये सारी चीज जानकारियां देना। जीवन में क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से और ज्यादा संभावनाएं सोच सकते हैं, तो इन सब चीजों पर जो है वहां पर शिक्षा दी जाती है। साहसिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो युवा क्लबों और स्वयंसेवी संगठनों को सरकार आर्थिक सहायता देती है ताकि वह युवाओं के लिए साहसिक गतिविधियों का आयोजन कर सके, ठीक है। तो बहुत सारी साहसिक गतिविधियां कराई जाती हैं इस क्षेत्र के अंदर, और जैसे कि नौकायान और राफ्ट प्रदर्शनियां, जैसे पानी में नाव चलाना और टीम के साथ प्रतियोगिता करना, ये कार्यक्रम चलते हैं इसके अंदर। तेज तैराकी और साइकिल चलाना, रफ्तार और संतुलन वाली शारीरिक गतिविधियां कराना, पर्वतारोहण, पैदल, तटीय जल यात्रा, जैसे पहाड़ हो गए, समुद्र किनारे या जंगल में जो चलना और अन्वेषण करना, तो ये सारी चीजें सीख दी जाती है यहाँ पर। अंकों के संरक्षण हेतु पद यात्रा करना, यानी पर्यावरण और जल स्रोतों की रक्षा के लिए यात्रा निकालना। वनस्पति, जीव जंतु, मछली, गुफाएं, प्राकृतिक से जुड़ी जो भी खोजबीन है उन पर अनुसंधान और गतिविधियां करना, कि भाई कौन सी चीज कहाँ है, कैसे है, और कैसे इनका विकास किया जा सकता है, कैसे इनको संरक्षित किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे जो साहसिक कार्यक्रम है यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं और जो युवा होते हैं इसमें भाग लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें उनको सीखने को मिलती है। इन गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को साहस और जोखिम लेने की भावना पैदा करना, टीम वर्क यानी दल के साथ काम करने की क्षमता को विकसित करना, मुश्किल परिस्थितियों से निपटना सिखाया जाता है, नेतृत्व और समस्या समाधान का कौशल सिखाया जाता है भाई, और समाज के लिए सहनशील और जिम्मेदार युवा बनना, इन सब चीजों की तैयारी कराई जाती है यहाँ पर। फिर आता है आपका राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ चीजें की जाती हैं, जैसे सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को आर्थिक मदद देती है ताकि वे एक राज्य के युवाओं को दूसरे राज्य की यात्रा पर भेज सकेंगे, भाई राज्यों में देखें ताकि नेशनल यूनिटी बन सके, एक स्टेट दूसरे स्टेट के संपर्क में आए। तो उद्देश्य ये भाई, युवा ऐसे राज्यों में भेजे जाते हैं जहां सांस्कृतिक विभिन्नता होती है, इससे उन्हें देश की विविधता, इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को करीब से जानने और समझने का मौका मिलता है, ठीक है। तो एक देश क्योंकि एक ही देश है, एक देश के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, अलग संस्कृति है, अलग रीति रिवाज है, तो इनको समझने का मौका मिलता है, जिससे राष्ट्रीय एकता जो होती है और ज्यादा मजबूत होती है। लाभ क्या है भाई, इससे युवाओं में सहनशीलता और समझदारी बढ़ती है, वह यह जान पाते हैं कि अलग अलग क्षेत्र के लोग कैसे सामाजिक कठिनाई, रिवाज और परंपराएं रखते हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों की समझ बढ़ती है। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए शिविर, सेमिनार, सम्मेलन, इन सब चीजों का आयोजित किया जाता है ताकि युवाओं को यहाँ पर इकट्ठा करके राष्ट्रीय एकता और किस तरह से समाज को आगे बढ़ाना, ये सब चीजें बताई जा सके, ठीक है। स्काउट और गाइड, तो यह एक अनुशासन और सेवा आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम है
जो लड़कों और लड़कियों के लिए होता है। सरकार इन कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता, पैसे की मदद करती है। यह सहायता मिलती है प्रशिक्षण शिविरों के लिए, रैलियां और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो विशेष आयोजन कराए जाते हैं ताकि युवाओं को चीजों को सिखाया जा सके। ठीक है, उद्देश्य ये भाई चरित्र निर्माण, बच्चों में निष्ठा, देशभक्ति और दूसरों के प्रति सहयोग और सहानुभूति की भावना विकसित की जा सके, ये इसका उद्देश्य है। शारीरिक और मानसिक विकास हो, खेल, अनुशासन, योग, साहित्य गतिविधियों के जरिए बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से विकास किया जा सके। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। और समाज सेवा की भावना को बढ़ाना, स्काउट और गाइड जरूरतमंदों की मदद, आपदा प्रबंधन, सफाई अभियान, रक्तदान, स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लेकर समाज सेवा की भावना को मजबूत करना। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है भाई कि अगर अलग अलग अभियान में भाग लिया जाता है, देश के प्रति जागरूकता बढ़ती है, मानवता के प्रति जागरूकता बढ़ती है। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग कार्यक्रम होते हैं जिसमें स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जाता है, सफाई पर भी, प्रबंधन भी, राहत शिविर लगाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ब्लड डोनेशन वगैरह, तो ये सारे कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जा सकते हैं, किए जाते हैं। राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम तो युवाओं को अपने देश के विकास प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है ना, तो ये कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम है। राष्ट्रमंडल देशों में युवाओं के बीच सहयोग और समझ को बढ़ाना होता है। ये एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न देशों के युवा मिलकर अपने अनुभव साझा करते हैं और मिलजुल कर काम करना सीखते हैं। तो विदेश दूसरे देशों के भी छात्र यहाँ पर आते हैं और मिलकर बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर रखा जाता है। तो युवा कार्यों में उच्च अध्ययन के लिए क्षेत्रीय केंद्र बनाए गए हैं, जैसे एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़। भारत में ये केंद्र युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व, शोध और विकास कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर देता है। ठीक है, तो ये एशिया पैसिफिक क्षेत्र है, तो यहाँ पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी चीजें होती हैं उन सब चीजों पर बात और विमर्श के लिए रखा गया है। तो इससे बहुत सारे विकास कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं और जिससे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी चीजें हैं उनको सिखाया जाता है या माहौल दिया जाता है वहां पर, तो अच्छे से जो है वो बच्चे युवा जो है यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, वृद्धजन संवेदनशील क्यों होते हैं? तो देखिए, तीसरा हमने देखा, बच्चे देख लिए, युवा देख लिए, अब सबसे उसके बाद आते हैं वृद्धजन। तो ये ज्यादा संवेदनशील क्यों होते हैं? देखिए, खराब स्वास्थ्य की वजह से उम्र बढ़ने पर आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है और याददाश्त भी कम होती चली जाती है। शरीर में चलने फिरने और सोचने की ताकत घट जाती है। कमजोरी और बीमारियों के कारण ये जल्दी थक जाते हैं। तो ये जो है बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या है। अकेलापन और उपेक्षा, उम्र बढ़ने पर बहुत से बुजुर्गों को अकेलापन महसूस होता है क्योंकि बच्चे अपने परिवार और काम में व्यस्त हो जाते हैं। बुजुर्गों को लगता है कि अब उनकी किसी को जरूरत नहीं है। ठीक है, सब अपने काम में मस्त है, तो ये अपने आप को क्या करते हैं भाई, अकेला भी समझते हैं। दूसरों पर निर्भर, आर्थिक रूप से शारीरिक रूप से दूसरों पर निर्भर होते हैं, जिससे उन्हें तनाव होता है कि भाई उनका खर्चा भी कोई और उठा रहा है और शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, चलने फिरने में प्रॉब्लम है, तो दूसरों का सहारा उनको चाहिए होता है, तो इसलिए वो कई बार तनाव महसूस करते हैं। वृद्धजनों को ठीक से देखभाल क्यों नहीं हो पाती? तो परिवार की बदलती स्थिति है भाई। अब छोटे परिवार होते हैं जहां बुजुर्ग के लिए समय और जगह कम है, सबसे बड़ी समस्या। शहरों में रहने की जगह महंगी होती है और सबको काम पर जाना होता है, इसलिए बुजुर्गों को ज्यादा ध्यान नहीं मिलता। तो भाई शहरों में हर लोग कोई काम पे जा रहा है, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति की देखभाल कहाँ घर पे कर पाएगा? ठीक है ना, पहले बड़े परिवार होते थे तो हर कोई जो है बुजुर्गों की देखभाल कर लेता था। पारंपरिक सोच और मूल्यों में बदलाव आया है। पहले बुजुर्गों को आदर और देखभाल मिलती थी, लेकिन अब सोच बदल गई है। तो भाई अब लोगों की सोच भी बदल गई है, बुजुर्गों को उस ढंग से व्यवहार नहीं किया जाता है। परिवार के सदस्य ज्यादा व्यस्त रहते हैं, आज लोग अपनी आज़ादी, काम और सुख सुविधाओं को प्राथमिकता देते हैं। इसी कारण बुजुर्ग की देखभाल में कमी आती है और वे अकेलापन महसूस करते हैं। तो भाई सब कोई अपनी जिंदगी में मस्त है, बुजुर्गों पे कोई ध्यान नहीं दे पाता, तो ये भी सबसे बड़ी समस्या है। वृद्धजनों के लिए कुछ सरकारी योजनाएं हैं, तो गवर्नमेंट ने कुछ सरकारी योजनाएं भी बनाई, जैसे राष्ट्रीय नीति। सरकार ने 1999 में बुजुर्गों की भलाई के लिए एक राष्ट्रीय नीति अपनाई, जिससे कि उनकी जरूरतों को ध्यान में रखा जा सके। ठीक है, बुजुर्गों को मानव संसाधन बनाना, यानी बुजुर्गों के पास अनुभव और ज्ञान होता है तो उनका सही उपयोग देश के विकास में होना चाहिए। तो सरकार को उनके स्वास्थ्य और जीवन जीने की क्षमता को भी बेहतर बनाना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय पेंशन योजना बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा। 2007 में इस योजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कर दिया गया। तो भाई वृद्धों के लिए पेंशन भी है ताकि वो अपना जीवन सही से जी सके वृद्ध होने पर। योजना के लिए योग्यता क्या है? तो यह योजना ऐसे बुजुर्गों के लिए है जो गरीब, बेसहारा या गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ठीक है, पहले इसके लिए न्यूनतम उम्र 65 वर्ष थी, लेकिन अब 2011 में इसे घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। तो लाभ पाने के लिए बुजुर्ग को 60 साल या उससे ज्यादा उम्र का होना चाहिए, उनके पास आयु प्रमाण पत्र और गरीबी रेखा के नीचे होने का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ठीक है, तो फिर क्या मिलती है उनको? पेंशन दी जाती है। वृद्धा पेंशन योजना के तहत उनको पेंशन दी जाती है। देश में बुजुर्गों के लिए कई और योजनाएं भी चलाई जाती हैं, जैसे मोबाइल चिकित्सा देखभाल। तो ग्राम और पिछड़े इलाकों में रहने वाले वृद्धजनों के लिए मोबाइल अस्पताल की सेवा है। अंतर पीढ़ी संबंध और देखभाल, दादा दादी और पोते पोतियों के बीच संबंध मजबूत करने वाले कार्यक्रम भी हैं। परित्यक्त बुजुर्गों के लिए सेवा, आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था, यानी जिन बुजुर्गों को छोड़ दिया जाता है उनके लिए है।
बहु सेवा केंद्र है जहां वृद्धजन को एक ही स्थान पर शिक्षा, मनोरंजन, काउंसलिंग और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं भी दी जाती हैं। कॉलेज और स्कूलों में जागरूक अभियान, तो युवाओं को वृद्धजनों के प्रति संवेदनशील बढ़ाने के लिए भाई इनको सीख दी जाती है कि अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। देखभाल करने वालों के लिए प्रशिक्षण, जो लोग बुजुर्गों की देखभाल करते हैं उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कि भाई वो अच्छे से बुजुर्गों की देखभाल कर सकें। वृद्धाश्रम में देखभाल, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाने वाले वृद्धाश्रम भी बनाए गए हैं जहाँ पर सेवाएं दी जाती हैं। ठीक है। और देखभाल करने वाले परिवारों को प्रोत्साहन दिया जाता है। वृद्धजनों को घर में रहने जो रखते हैं परिवारों के लिए मदद और संसाधन भी दी जाती है सरकार के द्वारा। बुजुर्गों के लिए उत्पीड़न और उत्पादन और डिवाइस यानी चलने, सुनने, देखने आदि में सहायता करने वाले। तो कई बार जो बुजुर्ग होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, अपनी जो शारीरिक क्षमता को खोते रहते हैं, तो इसलिए उनके लिए अलग अलग प्रावधान है, उनको अलग अलग चीज़ें दी जाती हैं ताकि वो सही से देख, सुन और बोल सकें। मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, जो वृद्धजन मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके लिए विशेष सेवाएं देना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन हमने देखी ली थी, गरीब बुजुर्गों के लिए मानसिक पेंशन दी जाती है। फिजियोथेरेपी और मानसिक चिकित्सा केंद्र जैसे ज्वाइंट पेन, लकवा आदि के लिए फिजियोथेरेपी सुविधा। तो ये सारी जो कार्यक्रम जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए भी जाते हैं कई जगह, जिनसे को मदद मिल सके। तो दैनिक देखभाल केंद्र, जहां दिन में बुजुर्गों को रखा जाता है और शाम को घर भेजा जाता है, तो ऐसे केंद्र है जो कामकाजी लोग हैं बुजुर्गों को यहाँ पर रख सकते हैं। जीविका रोजगार के लिए तैयारी, तो भाई जो हमने ये देखा युवा देखभाल या बुजुर्ग या जो भी ये कार्यक्रम है, तो इनमें जीविका के लिए क्या तैयारी कर सकते हैं आप। तो संस्थाओं में काम करने की योजनाएं हैं। बच्चे, युवाओं और बुजुर्गों के लिए जो संस्थाएं या कार्यक्रम चलते हैं उसमें काम करने के लिए योजना बनाना, प्रबंधन करना और दूसरों को समझाना आना चाहिए। ठीक है ना। तो अगर आप जीविका के तौर पर इसमें देख रहे हैं तो जिस भी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं उन संगठन की जो भी बेसिक जरूरतें हैं कि भाई कि आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, अगर आपके पास वो योग्यता है तो आप इन सब जगहों पर काम कर सकते हैं। अगर किसी संस्था में काम करना है तो उसमें प्रबंधन या संचालन बनाने के लिए योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। तो जीविका के भी साधन है, अगर आपको इन सब चीज़ों की अच्छे से समझ है बच्चों और युवाओं बुजुर्गों के लिए, तो इन जो भी संस्थान बनाए गए उनमें आपको रोजगार मिल सकता है। रोजगार के नए रास्ते हैं। लोग चाहें तो इन क्षेत्रों में खुद की संस्था या सेवा शुरू करके रोजगार कमा सकते हैं, जैसे बच्चे बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी सेवाएं जिनमें उनकी ज़रूरतों और देखभाल के तरीकों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। और कौशल और ज्ञान का विकास कर सकते हैं। तो जीविका के लिए जरूरी है कि व्यक्ति के पास काम से जुड़ी जानकारी हो और उसमें नई नई क्षमताएं और हुनर विकसित किए जाएं। ठीक है। तो समय के अनुसार अपने कौशल में बदलाव कर सकते हैं, अच्छे ज्ञान और अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं जो ज़्यादा काम में आ सके। ठीक है। जीवन के लिए आवश्यक कौशल क्या है, तो दो प्रकार के होते हैं भाई। देखिए, जीने के लिए जन कौशल होता है। जन कौशल ऐसी जरूरी सामाजिक कौशल होते हैं जो किसी संस्था, संगठन या सामाजिक कार्यक्रमों को सफल बनाने में मदद करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं भाई, जन कौशल कहते हैं। तो जन कौशल के चार मुख्य क्षेत्र हैं। सबसे पहला, समाज के लोगों को शामिल करके योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना। पहला ये है भाई, लोगों के अगर भलाई के लिए काम कर रहे हैं उनको शामिल करें, उनके लिए योजना बनाएं। कंपनी या निजी संगठनों की मदद देकर सामाजिक योजनाओं को लागू कर सकते हैं। यानी किसी अगर आप कंपनी को अगर क्या कर सकते हैं भाई, कोई कंपनी है तो या निजी संगठन है तो उसमें क्या कर, संगठनों की मदद करके क्या कर सकते हैं आप, सामाजिक योजनाएं लागू करवा सकते हैं। सरकार से मदद लेना यानी अनुमानित प्राप्त करना या समर्थन पाना। तो भाई इससे क्या होता है, अगर आप सरकार जो है आपके कौशल को देखती है और आपको मदद करती है तो उससे भी आपको मिल सकता है। जो लोग संस्था में काम करते हैं और जिनको लाभ मिलता है उनके बीच अच्छे और सहयोगपूर्ण संबंध बनाए रखना। ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके आगे जन कौशल। ठीक है। दूसरा आता है आपका प्रशासनिक कौशल होते हैं। तो प्रशासनिक कौशल वे विशेष योग्यताएं होती हैं जो किसी संस्था, संगठन या कार्यस्थल को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती हैं। ठीक है। यानी कोई भी अगर संगठन चल रहा है तो उसको कैसे चलाया जाए मदद करती हैं। तो प्रमुख प्रशासनिक कौशल की बात करते हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला, वित्तीय हिसाब किताब रखना, पैसे का सही रिकॉर्ड और बजट बनाना। तो ये एक प्रशासनिक कौशल होता है, इसमें आप काम कर सकते हैं। रिपोर्ट और सामान का हिसाब रखना, जैसे फाइलें, दस्तावेज और चीज़ों को निगरानी करना। ठीक है। फिर आता है व्यक्तियों की भर्ती करना, तो कर्मचारियों का चुनाव और नियुक्त करना। ठीक है, ये है। फिर आता है सेवा सुविधाओं का संचालन, जो सुविधाएं संस्थान देती है उन्हें ठीक से चलाना। फिर आता है उपकरण खरीदना, यानी जरूरी चीज़ों को खरीदना और उनका प्रबंधन करना। फिर आवर्ती मूल्यांकन और फीडबैक हो गए, तो समय समय पर काम का मूल्यांकन और सुधार करना। स्थान किराए पर देना, किसी स्थान या भवन का किराया तय करना और देना। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, प्रशासनिक कौशल होते हैं। अगर आपकी इसमें विशेषताएं हैं तो आप ये भी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। इस क्षेत्र में रोजगार बाजार में प्रवेश करने के लिए अध्ययन कार्यक्रम कौन कौन से हैं, तो कौन कौन सी भाई आप पढ़ाई कर सकते हैं इसमें। इस क्षेत्र में बच्चों, युवाओं और वृद्धों की सेवा में रोजगार
पाने के लिए कौन कौन से कोर्स किए जा सकते हैं ये देखते हैं। तो पूर्व स्नातक डिग्री ले सकते हैं आप इसके अंदर, जैसे गृह विज्ञान हो गया, ठीक है, जिसमें परिवार और समाज से जुड़ी बातें सिखाई जाती हैं। सामाजिक कार्य और समाज विज्ञान, इन विषयों की कोई भी शाखा जैसे सामाजिक सेवा या समाज शास्त्र आदि में भी क्या कर सकते हैं आप, कोर्स कर सकते हैं। मुक्त और दूर शिक्षा प्रणाली, जैसे इग्नू है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुछ विशेष कोर्स हैं इसके अंदर, पाठ्यक्रम है। जैसे गैर सरकारी संगठन प्रबंधन में सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। युवा विकास कार्य में आप डिप्लोमा ले सकते हैं, ठीक है। और CGCA यानी वृद्धजनों की देखभाल और सहायता में प्रमाण पत्र मिल सकता है, ये कोर्स कर सकते हैं आप, ठीक है। ECC यानी बाल अवस्था देखभाल और शिक्षण में डिप्लोमा या डिग्री, ठीक है। तो ये कुछ कोर्स हैं इग्नू से आप करके इस क्षेत्र में जो है आपको जॉब मिल जाएगी, काम कर सकते हैं। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। कार्य क्षेत्र रोजगार के अवसर देखें तो अगर अपने बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के सेवा से जुड़े क्षेत्र में पढ़ाई कर ली, जो हमने अभी डिस्कस किया भाई इससे पहले, अगर ये आप पढ़ाइयाँ कर लेते हैं तो आपको कई जगहों पर काम मिल सकता है, जैसे निजी संस्थान, NGO वगैरह में, सामाजिक सेवा संगठन, प्राइवेट केयर होम्स, डे केयर सेंटर, यहाँ मिल जाएगा काम। मैनेजर बन सकते हैं आप किसी संस्था या योजना के प्रबंधन या संकलनकर्ता बन सकते हैं, यहाँ पे आपको काम मिल जाएगा। अनुसंधानकर्ता, मूल्यांकनकर्ता या परीक्षक भी बन सकते हैं आप शोध कार्य, मूल्यांकन हो गया और प्रशिक्षण ट्रेनिंग के क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आपको अवसर मिल जाएगा। किसी स्तर या कैडर में काम कर सकते हैं आप सरकार या संस्थाओं में किसी भी विशेष पद या विभाग, जैसे सुपरवाइजर हो गया, ट्रेनर हो गया, ब्लॉक जिला स्तर अधिकारी हो गया, ठीक है। तो इन पे भी क्या है आपको नियुक्ति मिल सकती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, ठीक है। तो ये सारे जो काम है आप कर सकते हैं अगर इन चीज़ों की आपको अच्छे से समझ होगी तो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें।